नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास्य में डिप्लोमा और बीटेक सिविल ब्रांच में कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये जो चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट सिविल थर्ड ईयर में आता है। CE 301 सब्जेक्ट कोड है और चैप्टर नंबर 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और यही चीज़ बीटेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके 4th सेमेस्टर में आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, रोम के अंदर। और क्वेश्चन कॉमन है इसलिए सबके काम के हैं। तो आज मैं ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 2020 की परीक्षा में, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ अभी डिप्लोमा सिविल थर्ड ईयर का 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको बीटेक वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके भी बहुत काम का है। देखिएगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है AB, जिसकी लंबाई या जिसका स्पान या जिसका पार्ट 6 मीटर का है। इसमें 1 मीटर लंबा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, समवितरित भार है CD, और इसका जो सिरा D है वो A से 2 मीटर है। C बिंदु जो है वो A से 3 मीटर है, यानी कि C AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। और आपको इस बीम के लिए जो नमन दृढ़ता है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी EI जिसे हम कहते हैं, उसका मान, उसकी वैल्यू दे रखी है 15,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको इस C पॉइंट पर, जो कि मिड पॉइंट भी है इस बीम का, उस पर डिफ्लेक्शन पता करना है। यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट C ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर। डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट C इज इक्वल टू क्या है, ये हमको पता करना है। इसका मतलब YC पता करना। Y स्टैंड्स फॉर डिफ्लेक्शन। हम विक्षेप को हमेशा Y से प्रदर्शित करते हैं, और C का मतलब C बिंदु पर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले रिएक्शन निकालनी होती है, और रिएक्शन निकालने के लिए जो है वो हम पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि जब ये लोड कोई लगता है बीम के ऊपर से सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो ये जो 2 सपोर्ट्स हैं ये इसको रजिस्ट करते हैं, तो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती हैं। ये दोनों रिएक्शंस की डायरेक्शन हम ऊपर मानते हैं, तो इनका जो सम है वो इस टोटल लोड के बराबर होता है। तो हम कहेंगे सिग्मा V बराबर 0 से, फ्रॉम सिग्मा V इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकली बैलेंस करने के लिए ये दोनों जो रिएक्शन की सम होगी वो टोटल लोड के बराबर होगा। तो कितनी रिएक्शन की सम, RA प्लस RB। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू, लोड कितना है देखिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, और 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो 2 × 1 हो गया, यानी कि 2 किलो न्यूटन। ये बन गई पहली समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, हम एक मोमेंट लेते हैं किसी पॉइंट पर, और अच्छा होता है सबसे कि वो किसी कॉर्नर की पॉइंट पर ही हो। तो हमने A पे मोमेंट लिया, और वहाँ पर भी सिग्मा मोमेंट जो है वो 0 होना चाहिए साम्यावस्था के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखा मैंने, सिग्मा मोमेंट अबाउट A बराबर 0 से। तो A पे जब मोमेंट लेंगे तो ये RA तो A से पास हो रही है, इसका कोई मोमेंट बनेगा नहीं। और ये जो RB है ये A के राइट हैंड में है, तो कैसा मोमेंट होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये ऊपर है ना, ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा। और ये जो लोड दिख रहा है आपको, ये नीचे लग रहा है इस पॉइंट के राइट में, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट और वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, RB इंटू ये 6 बराबर 2 × 1, तो हो गया कुल बल। और दूरी कितनी होगी, 2 तो ये है ही है, और उसके बाद ये जो 1 का आधा करेंगे, तो ये देखिए लिखा मैंने, RB इंटू 6 बराबर 2 × 1, ये तो फोर्स हो गया 2 × 1। और दूरी के लिए क्या किया मैंने, 2 प्लस आधा। आधा क्यों, कि जो UDL की लंबाई है 1, इसकी CG इसके मिड पॉइंट पे होती है, तो यहाँ से आधा मीटर हो गया, तो 2 प्लस आधा 2.5 मीटर हो गया। तो ये 6 RB इज इक्वल टू 2 एकम 2, और 2 आधा जोड़ा तो 5 बड़ा 2 हो गया, 2 2 कट गया, तो 6 RB इज इक्वल टू 5 हो गया। तो RB इज इक्वल टू 5/6 हो गया। अब RA कैसे निकलेगा, ये RA RB की जो सम है वो कितनी थी, वो थी हमारी, इसमें देखिएगा मैंने लिखी हुई है सिग्मा V बराबर 0 से, जो मैंने किया था। RA RB मिलकर है 2 किलो न्यूटन, ये रहा। और 2 में से 5/6 घटा देंगे तो 7/6 आएगा, और ये हो जाएगी RA। ये RA की वैल्यू आ गई 7/6 किलो न्यूटन। अब आपको क्या करना है,
एक बार फिगर वापस बनाना है। मैंने वापस बनाया। अब हमें इस सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब ये क्या है कि ये जो लोड है ना बीच में लगा हुआ है, इधर भी खाली पड़ा था उधर खाली पड़ा था। मैंने क्या किया कि इस लोड को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे तक बढ़ा दिया, इस जॉइंट इस एंड ए तक। और जितना भार मैंने अपनी ओर से बढ़ाया उतना वापस मैंने कम भी कर दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बदल सकते हैं, क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो हमने जितना भार ऐड किया उतने ही भार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि साम्यावस्था बनी रहे, ताकि जैसा क्वेश्चन था वैसा ही भार रहे। लेकिन क्यों किया ऐसा? ताकि हम प्रॉपरली इक्वेशन बना सकें। आपको पता होना चाहिए कि ये हम डिस्टेंस जब नापते हैं ना बी से, तो इधर जब डिस्टेंस नापेंगे किसी सेक्शन की, तो जिधर हम जा रहे हैं ना उस साइड में लोड पूरा जाना चाहिए। अगर यूडीएल है इनकम्प्लीट है उसको पूरा करना पड़ेगा, जितना आपने बढ़ाया उतना वापस घटाना पड़ेगा। अब हम एक सेक्शन लेंगे यहाँ पे एक्स एक्स, और इस एक्स एक्स सेक्शन की जो डिस्टेंस हमने मानी इस पॉइंट से वो मानी एक्स। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको इसका उल्टा मेथड मिल सकता है, मेथड कोई भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस में ए से नापता, तो मैं ये जो लोड मैंने इधर बढ़ाया ना इस साइड में, इधर नहीं बढ़ा कि उधर बढ़ा था, मैं उधर बढ़ा था और वहाँ उल्टा ये करता, फिर डिस्टेंस यहाँ से नापता। आप तो इतना ध्यान रखें कि जिस पॉइंट से डिस्टेंस नापी जाती है उस पॉइंट से जब दूर जाएंगे दूसरे एंड की तरफ, तो लोड पूरा जाना चाहिए यूडीएल का, बीच में छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए हम इधर से इधर जा रहे थे ना, तो यहाँ तक ही था, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया और जितना बढ़ाया उतना घटा भी दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली है इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की। तो देखिएगा, कंसिडरिंग ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी, ये सेक्शन एक्स एक्स है जिसकी बी से दूरी कितनी है, एक्स है। इस सेक्शन पर मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए इस सेक्शन पर कुल कितने फोर्स आ रहे हैं, हम एक साइड लेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन होती है कि algebraic sum of all the moments of vertical forces either to the left or to the right of that section। उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट के सभी जो मोमेंट्स हैं वर्टिकल फोर्सेस के, उनकी एल्जेब्रिक सम जो होती है बीजीओ, उसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो हम राइट में चल रहे हैं। अब देखिए राइट में एक तो फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला 5/6 किलो न्यूटन, ये यूडीएल यहाँ से यहाँ तक नीचे लग रहा है, और एक ये यूडीएल देखिए ये वाला ऊपर लग रहा है। 3 तरह के फोर्सेज हैं, 1 2 3। हमारे जो नोटेशंस हैं बेंडिंग मोमेंट के, वो आपको पता ही है, हमें पहले इस बात पे हम डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं, कुछ वीडियोस के अंदर, कि अगर राइट के अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट हो अथवा लेफ्ट में एंटी क्लॉक, उसको प्लस कहेंगे, और यहाँ राइट में एंटी क्लॉकवाइज जो कि है, इसमें देखिए राइट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस कहेंगे। सिंपल वे में समझा था मैंने आपको, अगर याद हो तो, कि अगर कोई फोर्स ऊपर लग रहा है चाहे लेफ्ट चाहे राइट, हम उस मोमेंट को माइनस कहेंगे, और फोर्स नीचे लग रहा है मोमेंट को प्लस कहेंगे। तो ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये वाला यूडीएल, ये नीचे लग रहा है, इसका मोमेंट प्लस में आएगा, और ये यूडीएल देखिए वाला ऊपर की ओर है, और ये फोर्स भी ऊपर की ओर है, इनके मोमेंट माइनस में लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन। तो देखिए एम एक्स बराबर क्या हो गया, ये देखिए -5/6 इंटू एक्स, -5/6 इंटू एक्स। अब जब इसका मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस बदलेगी, तो हमने एक मैकेले रेखा बनाई, इट इज़ मैकेले लाइन, और ये लोड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी x, और ये डिस्टेंस थी 3, तो ये कितनी बच गई, x - 3। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटू x - 3, 2 तो पर मीटर है और x - 3 इसकी डिस्टेंस है। लेकिन हमें मोमेंट लेना है, मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी तो ये फोर्स बना है, डिस्टेंस कहाँ होगी, ये जो यूडीएल है इसकी सी जी इसके बीचों बीच में आएगी, यानी ये डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से एक्स सेक्शन से कितनी हो जाएगी, ये जो थी ना x - 3, ये x - 3 इसका आधा हो जाएगा, x - 3/2, ये x - 3/2 हो गया। अब लेंगे हम इसके लिए, फिर डिस्टेंस बदलेगी, फिर एक मैकेले, जब डिस्टेंस बदलती है एक मैकेले लाइन बनाते हैं अपन, और ये ऊपर है ना तो माइनस, यूडीएल तो वही है सेम 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2, ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए पूरी डिस्टेंस थी x,
और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक कि आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 है, ये 4 है। क्यों? ये डिस्टेंस यहाँ से 2 थी तो वहाँ से 4 हो जाएगी, कुल 6 है ना ये, तो ये हो जाएगी x-4। तो 2 इंटू x-4 तो फोर्स हुआ, ये तो फोर्स हुआ। और इसकी सी जी भी इसके सेंटर में होगी, जिसकी x एक्सिस से दूरी होगी x-4/2, तो x-4/2 डिस्टेंस हो गई। अब देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम एक्स बराबर -5/6 इंटू एक्स और मैगल लाइन, फिर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो x-3 का होल स्क्वायर, फिर मैगल लाइन, फिर ये माइनस, ये 2 भी 2 कट जाएगा और x-4 का होल स्क्वायर, ये एम एक्स आ गया। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि अवकल समीकरण होती है, ई आई इंटू d2y/dx² इजिकल टू एम एक्स, और एम एक्स यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ये आप निकाल चुके हैं। तो हम कहेंगे ई आई d2y/dx² इजिकल टू एम एक्स क्या था, ये रहा -5/6x मैगल लाइन प्लस x-3 होल स्क्वायर मैगल लाइन माइनस x-4 होल स्क्वायर, वही वाला। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आपको पता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है, जो मैकल विधि का ही एक रूप है, इसमें हम इस इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रल करते हैं। पहली बार करेंगे इंटीग्रल तो dy/dx यानी कि स्लोप देगा, और दूसरी बार करेंगे तो y यानी कि डिफ्लेक्शन देगा। तो हमने क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग 1, यानी कि ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर, ये तो कांस्टेंट है, और d2y/dx² का समाकलन करेंगे तो dy/dx आएगा, और इजिकल टू -5/6, और x का इंटीग्रल क्या होता है, x² 2 मैगल लाइन प्लस x-3 का होल स्क्वायर का क्या होगा, x-3 होल क्यूब अपॉन 3, फिर मैगल लाइन माइनस x-4 का स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रल x-4 का क्यूब बटा 3, क्योंकि एक पावर जुड़ जाए होता है ना x⁴n का इंटीग्रल x⁴n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट c1 आ जाएगा। इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बाकी तो वही है, ये यहाँ केवल -5x² बटा 6 दूनी 12 लिख दिया, बाकी सब कुछ वही है। इंटीग्रेटिंग 2, हम इसको फिर करेंगे इंटीग्रल, तो ई आई तो कांस्टेंट है, और dy/dx का जब समाकलन करेंगे तो y आएगा, और इजिकल टू -5, और x² का होता है x³ बटा 3, तो -5x³ और ये 3 इंटू 12 36 हो जाएगा, फिर मैगल लाइन, फिर प्लस, फिर x-3 की पावर 3 का जब करेंगे इंटीग्रल तो x-3 की पावर 4 बटा 4 आएगा, वो 4 इंटू 3 12 हो गया, मैगल लाइन माइनस x-4 की पावर 3 है तो उसमें एक जुड़ जाएगा 4 बटा 4, और ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। c1 का इंटीग्रल क्या होता है, c1 इंटू एक्स, प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c2, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। अब हमें ये c1 c2 निकालने होते हैं, उसके लिए एंड कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। आपको हम पहले डिस्कस पूरा कर चुके इस बारे में कुछ वीडियोस के अंदर, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं, सारी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, यानी बी पर भी और ए पर भी। अच्छा, बी पर वैल्यू क्या होगी एक्स की, हमने एक्स को नापा कहाँ से था, बी से ही नापा था। अगर मैं बी पे आना चाहूँ तो एक्स का मान कितना रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि जब ये सेक्शन जब यहाँ आ जाएगा तो हम बी पे पहुँच जाएंगे, या और उस केस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब हमें यहाँ ए पर आना है, अगर ये सेक्शन यहाँ आता है, ए पर आता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी 6 मीटर। तो x बराबर 0 लेंगे तो b होगा, और x बराबर 6 मीटर लेंगे तो a होगा। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है, ये काम मैंने यहाँ पे किया है। देखिए कैसे, ऊपर हेडिंग लगाया, कैलकुलेशंस फॉर c1 एंड c2 एट x बराबर 0 y बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो 3 इक्वेशन है, ये वाले, इसमें जब x को 0 रखेंगे ना तो y कितना आएगा, 0। y का मतलब डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही मैं y को 0 करूँगा तो ई आई इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे ये 0 बराबर। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये तो 0 की क्यूब 0 होगा इंटू समथिंग इज 0, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालांकि यहाँ तो हम रखेंगे ना 0, 3 रखेंगे, सॉरी हम यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0 - 3 माइनस में आता है, ये वैलिड नहीं है। ये 0 - 4 आता है, माइनस में वैलिड नहीं है, क्योंकि इस मैकले लाइन के बाद में ये जो x - 3 की पावर 4 आई है,
ये वाला फैक्टर, ये वाला जो मैटर है, ये तभी काम करेगा जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो। अगर 3 से कम होती है तो ये मैटर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर भी देखिए x माइनस 4 की पावर 4, इसको तभी काम में ले पाएंगे जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो। अभी हम तो 0 ले रहे हैं, तो 0 तो 3 और 4 दोनों से कम होता है, तो ये दोनों चीज़ें काम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, 7 इंटू 0 में फिर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, पर C2 बच जाएगा। तो हम कहेंगे इधर तो 0, क्योंकि y 0 है, और ये 0 से 0 हो जाएगा, और वो प्लस C2, यानी कि C2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर C2 या C2 बराबर 0। मैं आपको कह चुका हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैंने मेथड लगाया है उसमें C2 हमेशा 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 6 मीटर पर y 0 होगा, यानी कि इस एंड पर भी डिफ्लेक्शन 0 ही है। अब हम उसी इक्वेशन नंबर तो 3 के अंदर y को 0 करेंगे और x को 6 रखेंगे। तो देखिए y तो 0 ही है और x क्या रखेंगे, 6। तो अब देखिए ध्यान से 6 पे क्या होगा, ये देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये है, ये देखिएगा, ये मैंने इसको मोड़ दिया पन्ने को। y को 0 लेंगे, ये 0 हो गया। x को 6 लूँगा तो -5/36 -5/36 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। अब जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं ना x की, फिर ये मेगा लाइन नहीं ड्रा करते। मेगा लाइन तभी ड्रा की जाती है जब हम x की वैल्यू पुट ना करें। हम तो पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो ये मेगा लाइन हट जाएगी। तो प्लस, अब यहाँ x को 6 रखेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। तो 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 4/12। फिर माइनस x 6 माइनस 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4/12 प्लस C1 इंटू एक्स, यानी कि C1 इंटू 6। और C2 तो 0 था, C2 तो 0 था, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको मिल गया। अब 0 बराबर, तो ये 6 का क्यूब जो होता है ना, इसको 6 का स्क्वायर इंटू 6 मान लिया, तो 6 का स्क्वायर तो 36 कट गया, और ये 5 इंटू 6 रह गया। प्लस 3 की पावर 4 को 12 से भाग लगाएंगे तो 6.75 आएगा। माइनस 2 की पावर 4 को 12 से भाग लगाएंगे तो 1.3333 आएगा, प्लस 6C1। और जब सॉल्व करेंगे तो C1 आ जाएगा 4.09722। ये C1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें C1 की वैल्यू आ गई। अब ये C1 C2 दोनों वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो वही इक्वेशन 3 पहले थी, वही ऐसे हम, कोई चेंज नहीं है। पर वो C1 x आना, तो C1 की जगह 4.09722 आ गया, और C2 0 है। यहाँ रखा हमने, इसके अंदर देखिएगा, तो आपको याद दिला दूँ मैं। इसके अंदर इसमें मैंने C1 को रख दिया जो वैल्यू आई थी, और C2 को 0 कर दिया, ये चीज़ आ गई। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आप जहाँ चाहें वहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा मैंने, इट इज़ जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, यानी y एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। बीम के किसी सेक्शन पर आप डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। हमें कहाँ याद करना है, C पर। C पे x कितना है, 3 मीटर। ये देखिएगा, ये C है और यहाँ दूरी 3 मीटर, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ x है वहाँ 3 लिख देंगे, और y को फिर क्या लिखेंगे, yc, यानी कि डिफ्लेक्शन एट c। तो देखिएगा EI इंटू YC बराबर, ये देखो -5 इंटू 3 का क्यूब बटा 36। x को 3 रखा ना, तो -5 इंटू 3 का क्यूब बटा 36। और ये चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है। और ये भी हम काम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तब काम आता है जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, या 3 तो 4 से छोटी होती है, ये काम नहीं करेगी। तो ये तो काम आएगा। फिर सीधा आएगा 4.09722 इंटू एक्स, यानी कि 4.09722 इंटू 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वापस यहाँ मैंने उसको लिख दिया। अब एक बात कही इसमें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ EI, आपको क्वेश्चन में EI दे रखा है। देखिए आपको क्वेश्चन में EI, यानी कि इसे हम कहते हैं नमन दृढ़ता, यानी कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये 15,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है। तो हमने EI को लिख दिया 15,000। देखिए ये लिख दिया 15,000, 15,000 कहाँ पे, इसके अंदर।
यहाँ लिख दिया 15,000 और ये वाई सी निकालना हमको, तो ये वाई सी इज इक्वल टू -5/36, -5/36 और 3 की पावर 3 होती है 27, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 12.29166। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.54166। ये किस वैल्यू आ गई? 15,000 वाई सी की। तो वाई सी क्या निकालेंगे, इसमें 15,000 का भाग लगा देंगे तो 5.69444 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 आएगा, मीटर में आएगा, ये ध्यान रखना। और 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, तो 10 की पावर 3 से गुणा करते हैं mm बन जाएगा। तो ये आएगा 5.69444 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 mm, यानी 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा ये, तो वैसे आ जाएगा 0.569444 mm। इट इज़ द आंसर फॉर वाई सी, यानी कि डिफ्लेक्शन एट सी एट मिड पॉइंट ऑफ द बीम। तो इसका आंसर आएगा 0.569444 mm। चाहे तो आप इसको 0.5694 तक भी हो सकते हैं, या इसको करीब करीब आप इसको 0.57 भी कह सकते हैं, क्योंकि इस 6 के बाद में 9 4 आ रहा तो ये बहुत बड़ा है 5 से, इसको 569 को हम 7 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, अधिकतम बच्चों में शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, तो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और उसका लिंक आपको भेज दूँगा। आप राजस्थान में कहीं भी बैठे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।